अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना सलमान। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खुशखाश हैं? खुशी की खबर इसलिए भी है क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ईद उल अज़हा का जो चांद है वो नज़र आ चुका हुआ है और इसके साथ साथ आप सबको दिल की गहराइयों से हम मुबारकबाद देते हैं। न्यू की पूरी टीम जो है अपने तमाम लोगों के साथ जो लोग ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन तमाम मुसलमान ममालिक में जो कि ईद की खुशियों से जो हैं दो चार होंगे, उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद दी जाती है। अच्छा, इस खुशखबरी के साथ ही जो पूरा मुल्क जो है ईद उल अज़हा की तैयारियों में मसरूफ़ हो चुका हुआ है। लोग जो हैं वो मंडियों का रुख कर रहे हैं जहाँ जो है मवेशी जो हैं वो लेकर घर आए रहे हैं। अगर हम थोड़ी सी बात करें, चेयरमैन मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कराची में होने वाले मरकज़ी इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया है कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में चाँद नज़र आने की मुअत्तबर शहादतें मौसूल हुई हैं, जिसके बाद ये फैसला किया गया है कि पीर मतलब कि पूरे मुल्क में बुध के बरोज़ जो है वो ईद मनाई जाएगी। और पाकिस्तान में यकम ज़िलहज आज हो गई है, जबकि ईद उल अज़हा जो है 27 मई को मजहबी एतबार से पूरे मुल्क में जोश व खरोश के साथ मनाई जाएगी और तमाम मुसलमान जो हैं कुर्बानी के जो है फरीज़ा सर अंजाम देंगे। नाज़रीन, ज़िलहज का महीना सिर्फ एक इस्लामी महीना नहीं है बल्कि कुर्बानी, इसार, मोहब्बत का महीना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल की अजीम सुन्नत की याद ताज़ा करते हैं और पैगाम दिया जाता है कि वो तमाम लोग इस मुक़द्दस अयाम को दुनिया भर में लाखों मुसलमान जो हैं जो हज के फ़रीज़ा अदा करते हैं, फिर उसके बाद इस्लाम सुन्नत इब्राहीमी पर भी अमल करते हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी दी जाती है। तो जो लोग साहिब एहतियात हैं वो लोग तमाम जो हैं वो इस कुर्बानी के फ़रीज़े को सर अंजाम देते हैं। और ये कुर्बानी इसलिए भी की जाती है कि वो तमाम लोग जो हैं जो बिल्कुल मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके पास जो है खाने को कुछ नहीं होता, पूरा साल जो है वो गोश्त नहीं खा सकते और इस नेमत से महरूम रहते हैं, तो उनके लिए बाकायदा तौर पे जो है वो इस कुर्बानी के ज़रिए जो है वो कहते हैं ना कि खुराक मुहैया की जाती है। और आपने देखा है कि जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में भी किया कि तमाम फाउंडेशंस जो हैं जो कि काम कर रही हैं उन तमाम मुसलमान मुल्क में जहाँ प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ जंग रेज़ी हो रही है, जहाँ जंगी लपेट में जो है लोग आ रहे हैं, तो वहाँ भी जो है खुराक का, खुर्दनोश का और इस कुर्बानी के ज़रिए जो है गोश्त का बाकायदा एहतमाम किया जा रहा है और उन तक भी जो है ईद उल अज़हा की खुशियाँ पहुँचाई जा रही हैं। तो व्यूअर्स, कराची में होने वाला मरकज़ी इजलास में जो है बाकायदा तौर पे जिसमें महकमा मौसमियात, स्पार्को के माहिरीन भी शिरकत की हुई थी, जबकि इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों ने भी जोनल कमेटियों के अलग अलग इजलास मुनक़्क़िद किए गए हैं और ज़राए के मुताबिक कमेटी जो है को 2 मुअत्तबर शहादतें मौसूल हुई हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से भी चाँद नज़र आने की मुतादिद इतला सामने आई हैं। तो इसका मतलब है कि पूरा मुल्क एक ही दिन जो है ईद उल अज़हा जो है वो सेलिब्रेट करेगा। हमेशा देखा है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा तज़ाद होता है, चाँद के हवाले से मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ राय होती है, और मगर हमने सोचा कि इस बार जो है और हम आपको प्लीज़ बताएं कि आप लोग जो हैं तमाम कहते हैं यकजा होकर जो है इस ईद को सेलिब्रेट करें और तमाम इलाकों से शहादतें जो हैं वो भी मौसूल हुई हैं। ख़ास तौर पे 2 अफराद ने जो है मर्दान से जो है शहादत दी है, जबकि पेशावर ने भी एक शहादत मौसूल हुई है। और तमाम मुसलमान ममालिक जो हैं वो कहते हैं ना कि एक साथ जो है ईद उल अज़हा जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। ईद उल अज़हा की जो जितनी भी फेस्टिविटीज़ हैं उसको रिजॉइस करेंगे और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला जो है जल्द से जल्द इस जंग की जो लोग लपेट में आए हुए हैं से उनको दूर रखें और वो भी जो है इस ईद की खुशियों में जोश व खरोश से अपने अहले खाना के साथ जो है मना सकें। तो पाकिस्तान की बात करते हैं तो आपको पता ही है ईद का चाँद नज़र आ गया है और बताया गया कि ईद जो है 27 मई को होगी। तो आपको पता है कि कल से जो है मवेशी मंडियों में कितना रश है और जानवरों के दाम कितने ज़्यादा हैं इस वक्त, जो कि कहते हैं ना कि एक बकरा जो एक घर के लिए जो एक नॉर्मल फैमिली जो है एक बकरा देने की इस्तात रखती है, जिनकी पर कैपिटा इनकम जो है ऑब्वियसली आपको पता है कि मंथली इनकम के हिसाब से जो है वो कुर्बानी की जाती है, तो लाख
से कम जो है कोई जानवर जो है वो नज़र नहीं आ रहा। बकरे की बात की जाए और अगर हम गाय और बैल की बात की जाए तो उनकी जो कहते हैं ना कि कीमत फ़रोख्त है वो तकरीबन 3-4 लाख से ऊपर जा रही है। तो देखना ये है कि कुर्बानी को हर कोई चाहता है कि वो कुर्बानी का जो फरीज़ा है वो सर अंजाम दे, मगर ऑब्वियसली बात है जिस तरीके से महंगाई हो गई है, जिस तरीके से इन्फ्लेशन लेवल है और जानवरों के दाम है, तो मुश्किल हो गया हुआ है। मगर एक चीज़ ये भी है कि लोग हिस्सा डाल सकते हैं। एक गाय में 7 हिस्से होते हैं तो उसमें से अपना हिस्सा डाल के जो है वो भी आप इस कुर्बानी का जो फरीज़ा है वो अंजाम दे सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये तो थी ईद उल अज़हा का त्यौहार, जोश व खरोश से मनाएं, खुशियों भरा त्यौहार मनाएं और अपने गरीब भाइयों को, मुतवसत लोगों को, सफ़ेद पोश लोगों को ज़रूर याद रखें, क्योंकि सबसे पहले उनका हक़ है। अपने हमसायों के लिए बढ़ चढ़ कर कुर्बानी जिन्होंने नहीं की है, देखें कि उनके घरों तक गोश्त जाए ताकि वो तमाम लोग जो हैं वो भी इस कुर्बानी के जो एक फरीज़े से जो है मुस्तफ़ीद हो सकें। तो दूसरी तरफ बात करते हैं सिलेट टेस्ट के हवाले से। जहाँ हम क्रिकेट के मैदानों से अच्छी खबरें सुनते हैं, वहाँ क्रिकेट के मैदानों से कुछ ऐसी खबरें आती हैं कि दिल जो हम अजीब सा हो जाता है। फिर हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ना ही टीवी ऑन करें, ना ही देखें मैचेस। तो सिलेट टेस्ट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक बार फिर जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, दिखाई दे रही है। जहां दूसरे रोज़ के इख्तिताम पर कौमी टीम पहली इनिंग्स में सिर्फ 232 रन बनाकर आउट हो गई है, जबकि मेज़बान बांग्लादेश को पहली इनिंग्स में 44 रन की बढ़तरी हासिल है। सिलेट के मैदान में जारी दिलचस्प मगर दबाव से पूरा जो टेस्ट मैच है, पाकिस्तान ने दूसरे रोज़ का आगाज़ सिर्फ 21 रन बगैर किसी नुकसान से किया और उम्मीद की जा रही थी कि ओपनर्स जो है मजबूत बुनियाद रखेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ और जल्द विकेटें गिर गई और फिर जो है टीम जो है प्रेशराइज होगी, दबाव में आ गई है। तो नौजवान ओपनर की बात की जिसमें आज़ान अवैस ने 13 और अब्दुल्ला फजल ने सिर्फ 9 रन बनाकर पेविलियन जो है वापस लौट गए हैं। तो कौमी टीम के कप्तान जो है शाद मसूद हैं, जो कि टेस्ट टीम को लीड कर रहे हैं। उन्होंने जिम्मेदाराना खेलने की कोशिश की, मगर वो सिर्फ 21 रन बना सके। तो टेस्ट में जो है हमारा वही हाल है, हम टेस्ट भी ऐसे खेलते हैं जैसे कि हमें लगता है कि हम लोग जो हैं वो T20 मैच खेल रहे हैं। हालांकि टेस्ट मैचेस में जो बॉल्स होते हैं वो आपको काफ़ी मिलते हैं और आपको आराम से खेलना चाहिए, देख के खेलना चाहिए, क्योंकि टेस्ट मैच इज़ अ टेस्ट मैच और टेस्ट कैप आपके सर पर है। तो आपको ये देखना चाहिए कि टेस्ट टीम जो है आप जो फॉर्म बना रहे हैं वो आपका एक प्रैक्टिस हो रही है आगे आने वाले वर्ल्ड कप्स के लिए, आगे आने वाले मेगा इवेंट्स के लिए। इसके बाद तमाम नज़रें जो है बाबर आजम पर थी, जिन्होंने सिर्फ फिर एक बार फिर मुज़ामत करते हुए 68 रन खेले और नुमाया बैटिंग में नुमाया रहे हैं और दूसरे एंड से खातिर खास सपोर्ट ना मिल सकी। बाबर आजम जो है वो फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। पहले भी देखा आपने कि जिस तरीके से उन्होंने PSL में जो है पेशावर ज़ल्मी के को मैदान में जो है वो एक बार फिर जो है उनका सेहरा चढ़ाया उन्होंने PSL में, तो उस तरीके से बाबर आजम फॉर्म में नज़र आ रहे हैं और टेस्ट में भी बाबर आजम की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहे। और सऊद शकील की बात करें, सऊद शकील सिर्फ 8 रन बना सके हैं। इसके सलमान अली आगा ने 21 बनाए, मोहम्मद रिजवान ने 13 रन बनाए। तो ये तमाम स्कोर्स जो हैं ये कोई स्कोर नहीं है, ये सिर्फ एक खाना पूरी है। और लोगों को ये देखना चाहिए, क्रिकेटर्स को खासतौर पे देखना चाहिए कि अगर वो टेस्ट मैच खेल रहे हैं और बांग्लादेश के ख़िलाफ़, बांग्लादेश कोई बहुत परफॉर्मेंस के लिहाज से जो है कभी कोई इतनी अच्छी टीम नहीं समझी जाती थी, मगर ऑब्वियसली जो टीम मेहनत करती है वो मैदान मारती है। तो पाकिस्तान को टेस्ट मैचेस में अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करना पड़ेगी अगर उन्होंने टेस्ट मैचेस जीतने हैं। इससे कबल रोज़ बांग्लादेशी टीम जो है 238 रन बनाकर आउट हुई, जहां तजर्बाकार लिटिल दास ने शानदार सेंचुरी स्कोर किए, 126 रन की इनिंग्स खेली और पूरी टीम को संभाला दिया। पाकिस्तान की जानिब से खुर्रम शहजाद ने 4 विकेटें हासिल की, जबकि मोहम्मद अब्बास ने 3, हसन अली ने 2, साजिद खान ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। तो व्यूज़, बैटिंग परफॉर्मेंस के ऊपर जो है पाकिस्तान को एक बार फिर जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बैटिंग लड़खड़ा रही है जिसकी वजह से टेस्ट मैच जीतना जो है काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में मेज़बान टीम को इससे सबकत भी हासिल है। याद है कि पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 104 रन से शिकस्त देकर तारीख रकम की थी और अब दूसरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश जो टीम है वो मजबूत नज़र आ रही है। तो ये ना हो कि पाकिस्तान क्लीन स्वीप हो जाए और एक बार फिर जो है नाकामी का सेहरा सजा कर जो है वतन वापस लौटे।
तो ये तो था हमारा आज, हमने अपनी आपको बताया कि क्या क्या होने वाला है, कौन कौन से इवेंट्स आने वाले हैं। इवेंट्स की तैयारियां करें और छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और ब्रेक के बाद वापस आके हम आपको AI के हवाले से बात करेंगे। AI इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत काम हो रहा है टेक्नोलॉजी के हवाले से। AI क्या क्या कर रहा है, क्या क्या होने वाला है, और जो बच्चे AI में जाना चाहते हैं उनको क्या क्या सीखना चाहिए। तो व्यूअर्स, स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ऐसी बासलाहियत टीम से जिन्होंने वाकई कहते हैं कुछ कर दिखाया है। AI और टेक्नोलॉजी का दौर है जिसमें उन्होंने AI के ज़रिए जो है एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो कि ब्लूटूथ को और इसके साथ साथ वाईफाई को जैम कर देता है। और ये जो डिवाइस है स्पेशली सिक्योरिटी रीजंस के तौर पे यूज़ होता है ऐसी VIP मूवमेंट्स में, ऐसी VIP प्लेसमेंट्स में, ऐसी VIP मीटिंग्स में जहाँ जो है कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी जो है वो ना हैक हो सके, ना लीक हो सके। तो ये जो एक डिवाइस है, अगर आप इसको वहाँ रख दें तो इससे बहुत सी चीज़ें जो है महफूज रह सकती हैं। और पाकिस्तानी बच्चे जो हैं बासलाहियत हैं, पाकिस्तानी बच्चे जो हैं AI टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत आगे जा रहे हैं। और मैं चाहती थी कि मैं आपको उस टीम से मिलवाऊँ, और ख़ास तौर पर ये जो टीम है ये ब्रेन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की टीम है जो कि आपको पता ही कि टेक्नोलॉजी के दौर में जो है बहुत ज़्यादा काम कर रही है, ऐसे तमाम बच्चों को प्रमोट कर रही है जो कि कुछ सीखना चाहते हैं, जो कि प्रैक्टिकलिटी सीखना चाहते हैं, स्किल सेट सीखना चाहते हैं। तो आजकल बार बार स्किल्स के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं। स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। किसी के पास स्किल है तो वो अपने स्किल्स को पॉलिश करके जो है पूरी दुनिया में इस वक्त राज कर सकता है। तो मैं वेलकम करती हूँ अली रज़ा को, उनके साथ हैं उस्मान, और ये पूरा जो प्रोजेक्ट हेड कर रहे हैं आतिफ इफ्तिखार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आतिफ साहब? मैं बिल्कुल ठीक। आतिफ साहब, इतनी ज़बरदस्त किस्म की डिवाइस, क्या इसके पीछे थॉट थी? कैसे सोचा कि आप सिक्योरिटी रीजंस के हवाले से, सिक्योरिटी कंसर्न्स के हवाले से ऐसी डिवाइस जो है वो मुतारिफ कराएंगे? एक्चुअली इसमें बच्चों की एक रहनुमाई होती है जो मैंने 7 सप्ताह की चलनी होती है। हम लोग स्टूडेंट्स को कहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो मार्केट के हिसाब से, एक तो ये कि चीप प्राइस में हो, और हम उसको जब इंट्रोड्यूस करें तो हम उसको सेल कर सकते हैं। इसीलिए सिर्फ हम लोगों ने इस डिवाइसेस को, ये हमारी सेकंड डिवाइस है। पहले एक सेंसर था जिसमें हम लोगों ने मोशन सेंसर यूज़ किया था कि जैसे ही कोई एक्टिविटी होती है, नॉन ऑथराइजेशन एक्टिविटी, तो उसके ऊपर वो बजर बजाता है। ठीक है। तो उसके बाद फिर ये हमने एक डिवाइस की है। इसको हैक करने का मकसद ये है कि सिक्योरिटी रीजंस के हवाले से हमारे जो भी प्रेमिसेस हैं उनमें अक्सर अलाउ नहीं होता वाईफाई और ब्लूटूथ, ताकि बच्चे जो हैं वो एयरबड्स यूज़ ना कर सकें। तो उसके लिए हमने ये डिवाइस बर्ड्स लोग लगा लेते हैं, या आपको क्योंकि हमने तो पेपर्स के हवाले से किया ना, क्योंकि पेपर्स के दौरान में हम ये कहें कि जेबें आप चेक करवाएं या आप अपनी जो भी गैजेट्स हैं उनको बाहर रखें, तो वो ना भी रखें तो कोई मसला नहीं है, वो चलना ही नहीं है। अच्छा, हाँ, ये भी बहुत बड़ा मसला था कि जो लोग बच्चे जो है पेपर्स दे रहे होते हैं तो वो अक्सर आपको पता है कानों में वो पॉड्स लगा लेते हैं और पता नहीं लगता। यस, तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करें ना, टेक्नोलॉजी। अच्छा, ठीक बजाय है, किसी को बॉदर करने के आप टेक्नोलॉजी यूज़ करें। आप ये वहाँ प्लेस कर दे तो वो सब कुछ जैम कर देगा। जैसे हमने एक्टिविटी कर चुके हैं हम लोग। अच्छा। अपने लैब में हमने इसको प्लेस किया, और उसके बाद जब बच्चों को पेपर्स के लिए बैठाया तो बाद में पता चला कि वो किसी का कोई भी ब्लूटूथ यूज़ नहीं हो रहा था। अच्छा, इसने वैसे भी डिटेक्ट कर लेना था। अच्छा, क्योंकि आपकी स्मार्ट वॉच है वो भी ब्लूटूथ के जरिए चलती है मोबाइल के साथ जी, तो वो भी रुक जाती है। तो हम ये भी नहीं कह सकते इसको उतार दो, पहने रखो। हाँ, ठीक है, पहन रखो, ये डिटेक्ट कर लेगा। अली रज़ा से बात करूंगी। अली रज़ा, ये सॉफ्टवेयर आप लोगों ने सारा इकट्ठे बैठ के डिज़ाइन किया है, आतिफ साहब ने इसको हेड किया है, कितने दिन लगे, क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा, चैलेंजेस सबसे बड़ा कौन से थे? ऑलमोस्ट हमें 5 to 6 days लगे थे इसको, मतलब असेंबल करने में। और मुश्किलात तो बहुत सी आई, मतलब डिफरेंट कंपोनेंट्स इसके अंदर यूज़ करने पड़ते हैं, वो सारे असेंबल्स करना, फिर इनके जो से कनेक्शंस करना, ये सबसे बड़ा हमारे पास चैलेंजिंग था कि इनके जो से कनेक्शन है ना वो चैलेंजिंग है, क्योंकि अगर एक भी कनेक्शन रॉन्ग हो जाए तो फिर वो डिवाइस वर्क करना छोड़ देती है। तो इसलिए कनेक्शन के अंदर हमारे पास ज़्यादा वो आई प्रॉब्लम्स आई हैं। लेकिन
अल्हम्दुलिल्लाह बन गए। कर दिया। जी। अच्छा, तो मुझे बताओ कि 5 दिनों में ये डिवाइस तुम लोगों ने तैयार की है, और उस्मान आप भी थे उसमें, आपका क्या मेजर रोल था? मेरा मेजर रोल था इसमें, इसके सारे कनेक्शंस मैंने कनेक्ट किए हैं, और भाई गाइड कर रहा था और मैंने कनेक्शन सारे किए हैं। ठीक है, और सर आपको हेड कर रहे थे? सर हमें हेड कर रहे अच्छा, मुझे बताएं कि इसमें जो इसका जो मॉड्यूल्स हैं ESP32 इसके अंदर आया, इसके अंदर जो है OLED डिस्प्लेज हैं, LED डिस्प्लेज हैं, और RF एंटेना सिस्टम्स हैं। तो ये जो है, ये सारे कुछ जो है कंप्यूटिंग के हवाले से है। इन सबको असेंबल करने की वजह क्या थी? किस तरीके से वो डिटेक्शन जो थी वो कंप्लीट हो रही थी? देखिए, हमने सबसे पहले ना AI बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने AI से एक हेल्प ली कि हम इस तरह की एक डिवाइस बनाना चाहते हैं, उसके लिए कॉम्पिटेंट्स बताएं कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे। अच्छा। अब वो कॉम्पिटेंट्स रिक्वायर्ड करने के बाद इसमें जो मेन डिवाइस अगर कैमरा दिखा सकता है, तो इसमें जो ये मेन डिवाइस है, इसी के अंदर इसकी सारी प्रोग्रामिंग है। अब उस प्रोग्रामिंग को हमने AI से लिंक करवाया, और उसके अंदर प्रोग्रामिंग को एडिट करके अब हम लोग ये जो इस पे काम कर रहे हैं, वो हम काम कर रहे हैं कि इसके ऊपर जो हमारे नेटवर्क वो जो है सिग्नल्स, ये वो भी जैम करें। तो उसका एक कोड है जो हमें परचेज करना पड़ेगा, और जैसे हम इसमें वो कोड डालेंगे तो ये आपका नेटवर्क सारे सेलुलर नेटवर्क्स सब हो जाएंगे। ठीक है। तो थोड़ा सा हेल्प हमें AI कर रहा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप AI को लिख के देते हैं चैटबॉट को, तो आपको बता देता है कि ये कंपोनेंट इसमें यूज ये कंपोनेंट यूज होंगे। अब फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले ये परचेज की मेन इसकी जो प्रोग्रामिंग का IC है, उसके बाद नेक्स्ट हमने परचेज किया इसकी LED, फिर RF सेक्शन परचेज किया। जैसे जैसे हमें वो बताता कि हम उसको इस डिवाइस की कॉस्ट क्या है? इसकी 5K 5,000 5K यस। अच्छा। और ये मार्केट में इस वक्त अराउंड 25 to 1 लाख के करीब बिकती है। अच्छा। डिपेंड ऑन रेंज, जितनी रेंज ज्यादा होगा उतनी उसकी प्राइस इसकी ज्यादा रेंज होगी। कितनी होगी? इस कमरे जितनी होगी? इस कमरे जितनी रेंज है यस, क्योंकि हमने अपने हॉल के मुताबिक किया है, एग्जामिनेशन हॉल के मुताबिक, तो उसकी रेंज ऑलमोस्ट इसकी इतनी ही अच्छा, है। 5,000 रुपए में। तो इसमें कोई प्रॉफिट भी है 5,000 रुपए में? नहीं, अभी तो कोई भी प्रॉफिट नहीं है ये इसको, से आपकी कॉस्ट आई है? ये हमारी कॉस्ट और है। अगर आप इसको सेल करते हैं तो कितने का करेंगे? तो ये ऑलमोस्ट मिनिमम 25 का जाएगा, मिनिमम 25 का जाएगा। ठीक है, विद कम्प्रिहेंसिव एग्जीक्यूटिव बॉक्स के साथ ना। ठीक है। अच्छा, आतिफ साहब मुझे बताया कि ये और कहाँ हम लोग इसको रेगुलेट कर सकते हैं, ये जो डिवाइस है आपकी? देखिए, अब इसमें तो हर जगह जहाँ पे भी सिक्योरिटी और जहाँ पे भी ये 3 चीज़ों का ममनू है, हम वहाँ इसको कर सकते हैं। अगर हम एज कम्पेयर टू स्टडीज़ के हवाले से लें तो एथिकली ये मेरे ख्याल से स्टडीज़ में ही बहुत अच्छा है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई सिक्योरिटी और हिसाब से चलना है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के हवाले से, तो इसके लिए इसकी रेंज बढ़ानी पड़ती है फिर अकॉर्डिंग टू द सेक्शन कि कितना बड़ा वो प्रेमिसेस है, उसके मुताबिक वो फिर उसको सब हर चीज़ को जैम कर देगा। इसको हम कमर्शियल लेवल पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो मेन काम है ना, मैं ये नहीं समझता ये तो हमें बाजार में मिलती है। मेन काम इसका है कि इसका हमने जो कोडिंग यूज़ किया, और सेकेंडली ये जो इस बच्चे ने इसके पीछे इसकी सोल्डरिंग किया, कनेक्शन से जाती है। क्योंकि ये यूनिवर्सल बोर्ड है, ये पाकिस्तानी यूनिवर्सल बोर्ड है। ठीक है। हमने इसके ऊपर इस इंस्ट्रूमेंट्स को ऐड किया सिर्फ। ठीक है। अब उसके लिए एक एक तार को, अगर कैमरा दिखा रहा है वो एक एक तार को उसका लिंक उसके साथ जोड़ना, फिर ही कनेक्ट होंगे ना सारे आपस में, वर्क करेंगे सारे। Yes. अच्छा, मुझे बताएं कि AI जो है ये प्रैक्टिकल इनोवेशन में कितनी मदद दे रहा है आप लोगों को? अली, इसने हमारी बहुत हेल्प की है। इन्हें हमने सबसे पहले इससे कंपोनेंट्स पूछे थे, कौन कौन से कंपोनेंट्स हमें मतलब चाहिए, तो इसने हमें कंपोनेंट्स रिक्वायर किए। उसके बाद हम मतलब ना हमारी टीम को में से मैक्सिमम 30 to 40% हमें मतलब कोडिंग आती है। ठीक है। लेकिन जो चीज़ इसके अंदर कोडिंग यूज़ होनी थी वो हमें नहीं आती। AI से सीखी? AI से हमने सीखी। अच्छा। कोडिंग हमने उसको अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, उसने फिर हमें कोड जनरेट करके दिया। ठीक है। और वो कोड के अंदर फिर हमने मतलब टीम वर्क करके थोड़ा सा उसको एडिट किया, एडिट करके फिर हमने इसके अंदर किया। ये मैंने कोड ओपन किया हुआ है। अच्छा, कोडिंग आपने सीखी है? अच्छा, ऑफ कोर्स वो तो बहुत एक मुश्किल मरहला होगा। अच्छा, मुझे बताएं कि आप लोग ब्रेन ग्रुप ऑफ कॉलेज से आप दोनों हैं, तो कब आपने शुरू किया वहाँ पढ़ना? मैं उस्मान की तरफ जाऊँगी। तकरीबन 2 साल पहले। 2 साल पहले। सबसे पहले क्या सीखा? सबसे पहले मैं यहाँ पे आया था 6-in-1 में, 6-in-1 कोर्स में। ठीक है। उसके बाद मैं 6-in-1 कंप्लीट हुआ तो इंटर में आ गया मैं। इंटर के साथ मुझे कोडिंग के कोर्स मिल रहे थे, तो मैंने
इंटर में कोडिंग के कोर्स भी किए वेब डेवलपमेंट के, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा कोडिंग का नॉलेज हुआ। कोडिंग जिसको कहते हैं, जी, ठीक है, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जिसकी वजह से मुझे कोडिंग का थोड़ा सा नॉलेज हुआ। उसके बाद फिर बाद में हमने नैपटेक में एडमिशन लिया। इसका नैपटेक में हमने मोबाइल पेडिंग का कोर्स किया था, जिसकी वजह से हमें ये इसके जो कनेक्शंस है वो लगाने बताए गए, और मोबाइल पेडिंग की जितनी भी चीज़ें आती वो सारी चीज़ें बताई गई हमें। ठीक है, बिल्कुल। मैं आतिफ साहब की तरफ भी आऊँगी, लेकिन आतिफ साहब आपसे भी पूछूंगी कि किस तरह एआई जो है हेल्प कर रही है, एआई में हम क्या क्या सीख सकते हैं, कैसे जो है बच्चे जो है वो अर्न कर सकते हैं। ऑब्वियसली दौर बदल गया, बदलते दौर के साथ अगर हम नहीं बदलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, तो ये सेगमेंट आप ज़रूर देखिएगा, आपके बच्चों के लिए बहुत ही मुफीद रहेगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक व्यूज़। जो बच्चे एआई में जाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं, वो किस तरीके से जो है अपने स्किल्स को एआई के साथ अटैच करके कोई ऐसी ना चीज़ जो है डेवलप कर सकते हैं। और हमने जैसे देखा है, ब्रेन्स कॉलेज जो है बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। उनके पहले भी एक बच्चा आया था जो कि वॉचेस के ऊपर काम कर रहा था, उसने अपनी पूरी वेबसाइट डेवलप की हुई थी और ट्रेड बहुत अच्छी कर रहा था, ई कॉमर्स पे उसका बहुत होल्ड था। तो आतिफ तखार साहब जी 2 आज बच्चे लेकर आए हैं जिन्होंने एक डिवाइस बनाई है आपकी सुपरविजन के अंदर। वो डिवाइस जो है वो जितनी भी सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो है वो डिवाइस जो है वो काम आ सकती है। मुझे बताएं कि एआई में और बच्चे क्या सीख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आगे जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने की छुट्टियां आ रही हैं। बच्चे घर में बैठे हुए हैं, सारा दिन टेलीविजन पे बैठे हुए हैं या मोबाइल उनके हाथ में। तो व्हाई डोंट दे गो टू एनी इंस्टीट्यूट टू एक्सट्रैक्ट समथिंग आउट ऑफ। जी, एआई में जो बच्चे हैं ना, वो हर वो चीज़ सीख सकते हैं जो ये अपने पेरेंट्स से भी नहीं पूछ सकते, अपने असातिज़ा से भी नहीं पूछ सकते। इनको सिर्फ ChatGPT प्रॉम्प्ट चाहिए। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है। अगर ये प्रॉम्प्ट सही नहीं देंगे तो इनको एआई वैसा जवाब नहीं देगा। इनको प्रॉम्प्ट देना नहीं आता, दैट इज़ वाई ये एआई से भाग जाते हैं कि इसने तो मुझे सही जवाब नहीं दिया। लेकिन उसके लिए डेफिनेटली इंस्टीट्यूट एक प्लेटफॉर्म चाहिए। प्रॉम्प्ट देते कैसे हैं? प्रॉम्प्ट देते कैसे हैं? उसने आपको वैसा जवाब देना है जैसा वो समझ रहा है। उसको समझाएं पहले आप। तो समझाने के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है जो ब्रेन्स कॉलेज का भी है। हम लोग उसमें बच्चों को वो चीज़ सारी डे 1 से सिखाते हैं। जैसे मेरे पास ये बच्चा जो है, ये दोनों बच्चे मेरे पास आए थे इंटरमीडिएट में। अब इंटरमीडिएट आईसीएस इज द वन ऑफ द बेस्ट फील्ड ऑफ नेक्स्ट कमिंग अपकमिंग 40 ईयर्स, जिसमें आप BS CS BS AI BS IT और उसमें जा सकते हैं। उसके बाद इनको उसमें कोडिंग सिखाई जाती है। स्टेप्स है ना, एकदम AI में जाके कोई भी कुछ नहीं जंप करके नहीं सीख सकेगा। उसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म और एक विद द बेसिक वो उसके लेक्चर्स चाहिए। तो ICS में इन्होंने कंप्लीट किया। मीनवाइल जो हमें फेडरल बोर्ड ने जो नैपटेक दिया है, जो कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ नैपटेक का, कि उनकी वजह से ये मुस्तहिक बच्चे उस प्लेटफॉर्म पे बैठ के ये सब कुछ सीखा जा रहा है इनसे। नैपटेक के साथ। अच्छा, ब्रेन्स एंड नैपटेक की कोलैबोरेशन थी। ब्रेन्स तो प्लेटफॉर्म है ना। हाँ। नैपटेक ने उसको अलाउ किया कि आप हम अपने प्लेटफॉर्म पे ये रख के बच्चों को वो एजुकेशन दे सकते हैं। ठीक है। तो ये सबसे अच्छी अचीवमेंट थी जिसकी वजह से ये लोग सीख सके। अब वो सारा वक्त जो उन्होंने मेरे साथ गुजारा है वो एआई के साथ ही है, क्योंकि इनके पास बेस बनी हुई थी तो एआई समझ लग जाती है, एआई के प्रॉम्प्ट समझ लग जाते हैं। अब जैसे कि मैं अभी थोड़ा सा कोडिंग दिखाना चाहूँगा, जो हमने एक डिवाइस बनाई है, उसकी जो कोडिंग हम लोगों ने ली है वो लैपटॉप पे इस वक्त मौजूद है। हाँ जी, प्लीज जूम करें और अली साहब दिखाएं जो कोडिंग है। टर्न करो किस तरीके से आप हाँ लैपटॉप को टर्न करें, आई थिंक स्क्रीन को। जी ठीक है। अभी कोडिंग तो उसने हमें दे दी, लेकिन इसको एडिट करना वही जानता है जिसको एडिट करना आएगा। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और प्रॉम्प्ट की जो हमें अदायगी है वो ठीक होनी चाहिए। ठीक है, तो हम चीज़ सीख सकते हैं। ठीक तो है। इस वक्त जो बच्चे घर में बैठे हैं उनके लिए, उनको जो उनकी सोच है, जो उसका इंटरेस्ट है, वो उसके हवाले से एआई करें। कोई गेम्स में इंटरेस्ट है तो गेम्स बना ले। पूरी एक वो भी एक पूरी एक आर्ट अब वो जब गेम बनाएगा तो उसको एक उसने कोड तो बना के दे देना, अब उस कोड को एडिट कैसे करना है वो हम लोग सिखाएंगे उनको। एडिट कैसे करना है, ठीक है। इंटरेस्ट डेवलप होगा तो ही आगे इनोवेशन होगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अक्सर बच्चे जो है वो सेल्फ लर्निंग भी करते हैं,
और कहते हैं कि हम लोग यूट्यूब से या सीख सकते हैं या चैट GPT से, तो ऐसा हो सकता है कि वो सेल्फ लर्निंग कर पाए? देखिए सेल्फ लर्निंग यूट्यूब से अगर आप बात करें तो यूट्यूब तो एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर सिर्फ आपने एक व्यू बनाने हैं अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सच तो वहाँ पे नहीं होता। हाँ, जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं उनको पता होता है, जैसे मेरे पास अगर इसने कोडिंग सीख लिया है तो ये जब जाएगा यूट्यूब से सीखेगा तो वो जब इनको वो गाइड कर रहे होते हैं ना तो उसमें जो मेन पॉइंट्स है वो निकाल देंगे, वो नहीं बताएंगे। वो इसकी महारत है अगर इसने सीखा हुआ तो यूट्यूब से बेसिक सीख के फिर आगे यूट्यूब कर से सकता है। अर्न नहीं कर सकता ये, हाँ। ना उससे कुछ सीख सकता। अच्छा, ये डिवाइस जो बना ली हुई है, ये बच्चे जो हैं ये अब अपने ओन पे ये डिवाइस बना सकते हैं? अपने ओन पे ही बनाई इन्होंने, लेकिन विदाउट मैंने तो lead किया ना सिर्फ, लीड yes, करते मैंने सिर्फ lead वक्त किया अगर ये इनको। जाते हैं मार्केट में या किसी Yep. जगह काम करते हैं, किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, तो दे आर सेल्फ सफिशिएंट नाउ। यस। ठीक है। और एक जैसे बच्चे की क्या होगी इस वक्त मार्केट में वर्थ, बिकॉज ऑब्वियसली देखिए एज अ जॉबियन लें तो जॉबियन तो अब तो आजकल बहुत कम है ना, तो रिमोट जॉब पे चलेगा तो ज्यादा कमाएगा। जैसे फाइवर है या आप ऑनलाइन भी अगर किसी को Upwork देते हो है, अपनी यस, expert, Upwork है, uplinks हैं। फाइवर है, जी। यस, उसके ऊपर बैठ के भी काम कर सकता है, बट उसके लिए लिंक्स बनाने पड़ते हैं। वो लिंक बच्चे बना रहे हैं ये लोग, ये और इनको 6 महीने लगेंगे पर इंशाल्लाह मार्केट में पैसे कमाएंगे। अभी भी ये अगर चाहें तो अभी भी ये इसको ऑलमोस्ट 25K का सेल कर सकते हैं इनिशियल स्टेजेस के And they ऊपर। don't want to do job, they can, अगर ये 4 डिवाइसेस बना लें तो 20,000 इनको एक डिवाइस के पीछे बचत हो रही है, तो 80,000 तो इन्होंने कमा लिया है। तो क्या इनको 80,000 की नौकरी मिलेगी? हाँ, तो जो इस इनको क्वालिफिकेशन AI के ऊपर तो yes, बिल्कुल, yes. लेकिन स्किल के ऊपर जो है Yes. वाकई वो अपना कहते हैं ना कि अपना लोहा मनवा सकते हैं, दे कैन एक्सेल। तो ये जो प्लेटफॉर्म है आपके YouTube के, आपके TikTok के, आपके बाकी जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनके ऊपर आप ये ऐड बना के या अपनी एक वीडियो बना के अगर ये शेयर करते हैं, उसको बूस्ट लगाते हैं, तो ये अर्निंग कर लेंगे। अच्छा आतिफ साहब, ये मुझे बताइएगा कि ये जो आपकी डिवाइस है ऑफ कोर्स वो रजिस्टर भी होगी? डिवाइस रजिस्टर्ड नहीं होती है। नहीं होती? नहीं। ठीक है, वो डिवाइस आप खरीद के कहीं भी लगा दें? आप इसको कहीं पे भी इंस्टॉल कर दें, ठीक है, इट्स नॉट बीन इसकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। रूल रेगुलेशन रजिस्ट्रेशन आपको तब चाहिए जब आप इसको एक नेम दे रहे हैं। तो जितने भी आपके पास गैजेट्स मिल रहे हैं विदाउट नेम, वो तो रजिस्टर्ड नहीं होते। अब इस तरह का हम इसको सेल करेंगे तो ये तो हमने सिर्फ इंस्टॉल करना है। कहीं भी जहाँ, ठीक है, जिसने भी लेना है उसका मकसद पूरा हो रहा है। वो जरूर लाखों खर्च करेगा जब उसको 25K का एक सेटअप मिल रहा है कि वो इतना लंबे प्रोसेस अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जो इससे प्रीवियस था, वो था रिकग्नाइजेशन ऑफ अननोन पर्सन। अच्छा, तो अगर ये घर से चले गए हैं तो उसमें अगर कोई भी फॉर एग्जांपल अगर जानवर भी आ रहा है ना, उसने बस बजाना शुरू कर देना, डिटेक्ट कर लेना कि देर कोई ना कोई आ गया, कोई साया आ गया यहाँ पे, इसके सेंसर के आगे से कोई गुजरा है। ठीक है, तो अगर तो घर में चौकीदार वगैरह है तो वो अलर्ट हो जाएगा, और अगर घर में मालकान नहीं है तो चौकीदार उनको कॉल करके बुलाएगा। तो इस तरह का गैजेट हम बुला अलार्म, यस, अलार्म सिस्टम। तो आपके DHA और आपके जितने भी पॉश एरियाज हैं उनमें तो अलार्म सिस्टम अलार्म तो पहले भी होता आपको है। पता है कि हर दूसरे घर में लगे हुए हैं, बट जी। इट्स अ गुड थिंग। थैंक यू सो मच आतिफ welcome. इफ्तिखार साहब, शुक्रिया अली रज़ा आपका, उस्मान आपका, ज़बरदस्त आप लोगों की टीम है, टीम वर्क के जरिए आपने ज़बरदस्त किस्म का एक डिवाइस तैयार किया है जिसके हमने आपको सारे वेयर अबाउट्स बताएं। व्यूअर्स, अपने बच्चों को स्किल सेट्स ज़रूर सिखाएं, स्किल के ज़रिए ही वो अब दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो नाकाम नहीं होंगे। और हम लोग यही बार बार कह रहे हैं कि स्किल के ऊपर काम करें। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। जैकबाबाद में एक बहुत ही कहते हैं ना अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पसंद की शादी करना जो है कितना संगीन जुर्म जो है बन चुका हुआ है। अब भी हम लोग पसंद की शादी करने वालों के जो कि नौबेहाता जोड़ा होता है उसके पीछे पड़ जाते हैं, उनको रुसवा करते हैं। कभी तो ये भी हमने देखा है कि उनको मार दिया जाता है।
या तो लड़की को मार दिया जाता है या लड़के को मार दिया जाता है, और दो खानदान, दो बरादरी गुत्थम गुत्था होकर एक दूसरे के ऊपर जो है इस फरसूदा रसूमात की जो बिना के ऊपर के बरादरी सिस्टम के अंदर ही लड़की को देना चाहिए और बरादरी के अंदर ही लड़के को देना चाहिए, तो बालिग दो अफराद क्या शादी नहीं कर सकते? ये बहुत बड़ा हमारे माशरे का अलमिया है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। जैकबाबाद में जो वाक़या हुआ है इंतहाई तशवीशनाक है, अफसोसनाक वाक़या है। पसंद की शादी करने वाले नौ बहते जोड़े के लिए मोहब्बत की जो ज़िंदगी जो थी गुजारने लगे थे वो एक ख्वाब ही बन के रह गई, क्योंकि बुरे तरीके से जो है बरादरी वालों ने जो है मुतशद्दद किया है और लड़के के अहले खाना को अगर हम बात करें उनके घर जो है नजर आतिश कर दिए गए हैं और बहुत से अफराद जो है झुलस भी गए हैं, और इसके साथ साथ लड़की की भी तलाश इस वक्त जारी है। ये तनाज़ा उस वक्त शिद्दत इख्तियार किया जब पसंद की शादी एक चन्ना बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की की जो है वो सिदरा चन्ना बरादरी में जो है एक नौजवान के साथ पसंद की शादी की गई। शादी के बाद सोशल मीडिया पे जो है वीडियो सामने आ गई और इस मामले को मज़ीद संगीन हवाले से जो है वो पेश किया गया। पूरा एक मॉब है जो गम गुस्से का शिकार है। हमने सोचा कि पूरी सिचुएशन को आज हम डिस्कस करें, पसंद की शादी पे भी बात करेंगे और जो वाक़या हुआ है वो क्या वाक़या था, कौन सी बरादरी थी, कैसे हुआ। तो हमारे साथ जो हमारे नुमाइंदे हैं असद अली जैकबाबाद से, हमें इन्होंने ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम असद। वालेकुम अस्सलाम हिना। असद, ये वाक़या कैसे पेश आया, कब पेश आया और वजह क्या है? ये कौन सी बरादरी है जो आपस में लड़ रही है? जी देखिए, जैकबाबाद में पसंद की शादी रचाने वाला मामला जो है वो भयानक सूरत-ए-हाल अख्तियार कर चुका है। नवब्याता जोड़े की पसंद की शादी करने का जो खुमियाजा है वो पूरे गांव को भुगतना पड़ा है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक इस वाक़े की तफसील कुछ यूं है कि 4 मई रवा माह की 4 तारीख को जोड़ा जो है वो जैकबाबाद से निकलकर किसी महफूज मकाम मुंतकिल हो जाता है। जैकबाबाद की तहसील ठुल है जहाँ के नवाई इलाका गोट गाजी खान चन्ना की रिहायशी है सिदरा और अपने करीबी देहात के रिहायशी मोहम्मद सिद्दीक अराइन का रिहायशी है मोहम्मद हसन बुड़ो के साथ सिदरा जो है वो घर से निकलकर किसी नामालूम मकाम पर मुंतकिल हो जाती है। अगले ही दिन यानी 5 मई के दिन जो नवब्याता जोड़ा है वो हैदराबाद की अदालत में रुजू करके निकाह करते हुए शादी कर लेता है। एक बार फिर वो जोड़ा जो है वो किसी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाता है। सिदरा के घर के निकलने के बाद सिदरा के जो अहले खाना है वो अगवा का मुकदमा दर्ज कराते हैं हदूद के थाने पर। अगवा का मुकदमा दर्ज होने के बाद जो है सिदरा के जो अहले खाना है वो गम गुस्से में आकर लड़के के गांव पहुंच जाते हैं। मोहम्मद सिद्दीक आराम में दावा बोलते हुए दर्जनों घरों को मुबैना तौर पर आग लगा देते हैं। अगर बात की जाए जो अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया उसमें मुद्दई ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि मोहम्मद हसन बुड़ो जो दूल्हा है इस वक्त वो सुबह सवेरे अपने साथियों के साथ सिदरा के घर पर धावा बोलकर असलिया के जोर पर घर में मौजूद अफराद को यरगमाल बनाता है और जबरदस्ती सिदरा को घर से ले जाकर अगवा करता है। दूल्हे और उसके अहले खाना पर अगवा का मुकदमा दर्ज होने के बाद नवब्याता जोड़ा जो है अपनी वीडियो रिकॉर्ड करते हुए सोशल मीडिया पर वायरल करता है जिसमें लड़की सिदरा ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि वो अपनी रजामंदी के साथ मोहम्मद हसन बुड़ो के साथ घर से निकली है और हैदराबाद पहुंचकर उन्होंने शादी रचाई है। वीडियो मंजर आम पर आने के बाद लड़की के अहले खाना है वो मुश्किल हो जाते हैं। लड़के के गांव पर धावा बोलते हुए दर्जनों घरों को मुबैना तौर पर आग लगा देते हैं। आतिशबाजी के वाक़े में सुलगती आग ने दर्जनों देहातियों के घरों को अपनी लपेट में ले लिया है। दर्जनों घर जलकर राख हो चुके हैं जबकि घरों में पड़ा जो कीमती सामान है वो मुकम्मल तौर पर खाक हो जाता है। जी वाक़े की फौरी बाद पुलिस भी तारुफ में आती है। एसएसपी फैजान अली ने फौरी तौर पर मुलविस मुलजमान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई का भी हुक्म देते हैं जिस पर पुलिस ने फौरी तौर पर आतिशबाजी के वाक़े पर नोटिस भी लिया और एक्शन भी लिया जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे असद ये बताइएगा कि ये जो तमाम वाक़या हुआ है ये लड़की के जो अहले खाना है उनकी तरफ से जो है वो मुज़ाहमत की गई है और वो लड़के के गाँव में आके उन्होंने ये सारा कुछ नजर आतिश किया है, ऐसा ही है? जी हाँ, जो इब्तदाई मालूमात मिली है तो वो यही है कि लड़की के घर के निकलने के बाद लड़की के
दूल्हे के घर समेत दर्जनों देहातियों को घरों को जला दिया है। पर इस वाक़े के बाद जो है लड़की के वालिद जो है मोहम्मद रफीक चन्ना, उन्होंने वीडियो जारी करते हुए इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुल्ज़मान तो वो नहीं जानते क्या हुआ है। बेटी को अगवा घरों को जलाने के हमले पर लगा रहे हैं। जी अच्छा, तो अब क्या सिचुएशन है? जो नौबेहाता जोड़ा है वो सिक्योर है, सेफ है, कहाँ है इस वक्त? किसी कितना कि सेफ मकाम पे उनको मुंतकिल किया है? न तो नामुमकिन है कि वो इस वक्त किस मकाम पर मौजूद है। अलबत्ता यही कहा जा सकता है वो जहां भी है महफूज मकाम पर ही मुंतकिल है या वो रिहाइश पजीर है। उनकी जानिब से वक्तन फवक्तन वीडियोस भी वायरल की जा रही हैं जिनमें लड़की ने खुद एतराफ़ किया है कि वो खुद अपनी रजामंदी से घर से निकली हैं और अकेली घर से निकली। हालांकि लड़की के वालिद ने जो इल्ज़ाम आयद किया है कि लड़की एक छोटी दूसरी लड़की है जो 4 साल अक्सा, उसको भी घर से लेकर निकली है। घर में मौजूद तलाई जेवरात हैं 5 तोले जिसका वजन बताया जा रहा है, जबकि 1,80,000 रुपए नकदी रकम भी उठाने का लड़की पर और लड़के पर इल्जाम आयद किए गए हैं। लड़की ने एतराफी वीडियो बयान जारी करते हुए कहा है कि वो घर से अकेली निकली है और एक जोड़े में निकली है, किसी और लड़की को वो साथ नहीं लेकर के इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है। अच्छा, ये जो वीडियोस हैं ये वो टिकटॉक के ऊपर शेयर कर रहे हैं अपने? जी हाँ, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रही है, टिकटॉक है, दीगर जो वेबसाइट है उन पर शेयर। अच्छा असद, मुझे बताएं कि आज भी सिंध के गांव में पसंद की शादी करना कोई गलत समझा जाता है, बुरी बात समझा जाता है ऑफ कोर्स, लेकिन ये बताएं कि क्या लड़की जो है अगर बरादरी सेम हो तो उसमें शादी कर सकती है, या अगर बरादरी मुख्तलिफ हो तो उसमें शादी करने में मसला आता है? जी देखिए, जैकोबाद एक वो जिला है जो कबायली इलाकों में शुमार होता है। यहाँ पर गैरत के नाम पर फरसुदा रसूमात इस्तेमाल की जाती हैं जिनमें गैरत के नाम पर लड़की या लड़के को पसंद की शादी करने के बाद कत्ल किया जाता है। हालांकि ऐसे भी होता है अगर किसी और बिरादरी में रजामंदी के साथ शादी की जाए तो वो बजाय किसी पर एतराजात नहीं उठाए जाते। अगर लड़का और लड़की पसंद की शादी करते हैं, घर से निकलते हैं, तो उन पर गैरत के नाम पर उनको कत्ल कर दिया जाता है। ये जो फरसुदा रसूमात है ये दिहाइयों से चलती आ रही हैं। इसी बिना पर दर्जनों जो खवातीन हैं वो लुक़्मा अजल बनती हैं, कत्ल हो जाती हैं, घरों से निकल कर रुसवा हो जाती हैं। हालांकि बाद में अगर वो माफी तलाफी भी चाहती हैं तो अहल खाना उनको कबूल करने को भी तैयार नहीं रहते। अच्छा, इसके अंदर जो है ये पुलिस की इन्वॉल्वमेंट कितनी होती है? इतना बड़ा तनाज़ा हो गया है, गांव के गांव जो है आप लोग जला घरा कर रहे हैं, तो कोई हुकूमत का अहलकार, कोई लोकल जो ऑब्वियसली MPs होते हैं, उनकी कोई इंटरवेंशन हुई है? कोई जो सिस्टम होता है प्रॉपर, क्या है, जिरगा सिस्टम है, पंचायत है, क्या लगती है वहाँ? जी देखिए, ये जो दर्दनाक सानिया कहेंगे, ये जो पेश आया है 4 और 5 मई के दरमियान जैकोबाद में, इसके बाद पुलिस तो मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हो चुकी है। मुलजमान को भी 5 मुलजमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है जिन्हें आज अदालत में पेश किया जाएगा, जबकि मुकदमे में जो दीगर मुलजमान हैं उन्होंने अबूरी जमानत हासिल कर रखी है। हालांकि SSP फैजान अली जो हैं जैकोबाद के SSP हैं, उन्होंने फिल वक्त ही फौरी तौर पर नोटिस लिया था। मुलविस मुलजमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था, मुलजमान भी गिरफ्तार हुए हैं। अलबत्ता सियासी तौर पर या मुंतखब नुमाइंदों की बात की जाए तो इस वक्त तक कोई ऐसी बात सियासी नुमाइंदों की तरफ से बात सामने नहीं आ चुकी है। अलबत्ता साबिक वजीर आजम रह चुके हैं मोहम्मद मियां सुमरो, वाक़े के बाद वो मुतासरा गांव में पहुंचते हैं, मुतासरीन से मिलते हैं, उनको यकीन दहानी कराते हैं कि उनके साथ इंसाफ फराम किया जाएगा। उनके साथ जो नारवा सलूक, गैर इंसानी सलूक किया गया है उस पर भी वो किसी चीज का मदावा करेंगे। अच्छा, लड़की तो बालिग है ना, क्या उम्र है लड़की की असद? जी देखिए, लड़की के जो वालिद हैं रफीक चन्ना, उन्होंने दावा किया है कि लड़की का जो बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है उसमें उसकी उम्र 14 साल है। हालांकि लड़की ने एतराफी बयान बाद में जारी किया था तो
लड़की सिद्रा ने यही बताया है कि उसकी उम्र 20 साल मुकम्मल हो चुकी है। उम्र की हद मुकम्मल होने के बाद वो अपनी रजामंदी के साथ शादी करी है उसने। ये तस्वीर में भी जो वीडियो इसमें 14 साल की तो नहीं लग रही, वो बड़ी ही लग रही है, लेकिन ये है कि अब ऑफ कोर्स जो है वालिदैन का जो मौक़िफ़ है वो अगर सामने आता है या कोई डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट सामने आता है तो उस पर एक फिर एक मुकदमा दर्ज हो सकता है कि 14 साल की बच्ची तो बहुत छोटी है शादी के लिए, और अगर बच्ची बड़ी है 20 साल की तो वो अपने हक से शादी कर सकती है, वो बालिग है, उसको बिल्कुल राइट भी है करने का। तो ये राइट एक्सरसाइज करना जो है गांव में बहुत मसला है। ये हमने देखा है कि ये जो गैरत के नाम पर कत्ल जो किया जा रहा है असद, ये आप देखें जनूबी पंजाब की तरफ भी बहुत से ऐसे वाक़यात हुए हैं, इसके साथ साथ सिंध में भी हुआ। इससे पहले बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा वाक़या आप देखा जो सोशल मीडिया पर आया था, जब दिन दहाड़े गोलियाँ मार दी गई थी। क्या समझते हैं आप, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या होना चाहिए? जी देखिए, हम लोग अगर इस मामले पर बात की जाए, ये जो फरशुदा रसूमात पर अमल किया जा रहा है तो ये पत्थर के दौर की तरफ हमें खींचता हुआ ले जा रहा है। हालांकि दौर जदीद है, हर किसी को राइट है कि वो अपना हक हासिल कर सके। अगर वो कोई लड़की अपनी रजामंदी के साथ शादी करना चाहती है तो वो पहले अपने अहले खाना या अपने घर वालों को अपने एतमाद में ले। अगर बरादरी का कोई तनाज़ा आ रहा है तो इस पर भी नज़रसानी की जाए ताकि खातून हो, लड़का हो या कोई और दीगर जो इस फरशुदा रसूमात पर जो जाने ज़ाया हो रही हैं उसकी बहन के मुताबिक कोई ऐसा अमल जारी न हो ताकि जो मजीद नुकसान उठाना पड़े। अच्छा, पुलिस ने यकीन दहानी कराई है कि वो इंटरवीन करके जो है मामला रफा दफा करेंगे या इसमें मजीद जो है या संगीन सूरत हाल और इख्तियार होगी? क्योंकि हमने देखा है कि जैकबाबाद जो है ये 2 दिनों में बहुत ज़्यादा जो है मंजर आम पे आया है और वहाँ के लोग बहुत गम और गुस्से का शिकार हैं। जी देखिए, मेरी जब बात हुई एसएसपी जैकबाबाद फैजान अली ने, उन्होंने यही कहा था कि वाक़े के बाद इलाके में जो है पुलिस की पिकेट्स कायम करते हुए इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। हालांकि सिद्रा का जो ताल्लुक है वो चना बिरादरी से, जबकि जो दूल्हा है मोहम्मद हसन बुढ़ो उसका वो दूसरे कबाइल से है, तो वो एक ही देहात के करीब ही रहते हैं और देहातों का इतना फासला नहीं है, जिसकी कशीदगी को कम करने के लिए एसएसपी जैकबाबाद ने इलाके में पिकेट्स कायम करके इजाफी नफरी को तैनात कर दिया गया है ताकि दोनों कबाइल के दरमियान कशीदगी ज्यादा न बढ़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया असद अली, हमारे नुमाइंदे जैकबाबाद से हमें रिपोर्ट कर रहे थे। व्यूज़, बात यह है कि फिर एक फरसूदा रस्म जो है हमारे यहाँ गैरत के नाम पर कत्ल करना या गैरत के नाम पर धमकी देना इस वजह से है क्योंकि लड़की लड़का जो अगर बालिग है शादी कर लेते हैं तो अजाब मचा देते हैं उनके घर वाले। और दूसरी बात है बरादरी सिस्टम जो है वो कब ख़त्म होगा, कैसे ख़त्म होगा, ये तो इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, मगर अपना मौक़िफ़ बयान करना, आवाज़ उठाना बहुत आसान है। हक़ के लिए आवाज़ उठाना भी एक किस्म का सदका जारी है, तो हक के लिए आवाज़ उठाएं और जुल्म के अगर खिलाफ लड़ना है या आवाज़ उठानी है तो इससे भी बेहतरीन चीज़ें कोई नहीं हो सकती कि जहाँ जुल्म हो रहा है उसके अगेंस्ट हम लोग कुछ बोलें। तो बच्ची अगर बालिग है तो उसका हक बनता है वो शादी करे, और बरादरी सिस्टम से हम लोग कब ख़त्म इस चीज़ों को ख़त्म करेंगे और निकलेंगे, ये फ़ैसला तो मैं आप पे ही छोड़ती हूँ। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूज़। आज के डिजिटल दौर में जहां टेक्नोलॉजी ने ज़िंदगी को आसान बना दिया है वहां नौजवान नस्ल को बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। आपको पता है साइबर बुलिंग है, हरासमेंट्स हैं, इसके साथ साथ सिक्योरिटी के खदशात हैं, साइबर ब्लैकमेलिंग्स हैं और इस सबसे ज़रूरी चीज़ है मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, जिसमें साइकोलॉजिकल चैलेंजेस आजकल हमारी न्यू जनरेशन जो है जिनको जेन ज़ी कहते हैं वो फेस कर रही है। तो पंजाब सेफ सिटी ने जो है एक ज़बरदस्त किस्म की एक ऐप मुतारिफ़ करवाई है जिसका नाम है PCSA नेक्स्ट जेन सेफ्टी ऐप। नेक्स्ट जेन सेफ्टी ऐप में वो तमाम फीचर्स मौजूद हैं जो कि एक शख्स को, एक बच्चे को, एक जेनजी को जो है अपने आप को सेफ़ कराने में जो है वो भरपूर साथ देगा। किसी भी मकाम पे मौजूद हैं, कोई मसला हो गया, हरासमेंट हो गई है, एक तरीके से वो अपने आप को सेफ फील नहीं कर सकते या उनको किसी ना किसी चैलेंज का सामना करना पड़ा है, तो उन्हें अपना उन्होंने एक बटन के ज़रिए जो है वो इस ऐप को दबाना है और नेक्स्ट जेन सेफ्टी ऐप से जो है वहाँ एक व्हाट्सएप के ज़रिए जो है वहाँ एक शख्स जो है आपसे मुखातिब होगा, आपके साथ
ऑनलाइन रहेगा, आपकी हेल्प करेगा, वो किसी भी मामले में हो तो आप अपने आप को सेफ फील कर सकते हो। तो ये ऐप जो है ये मुतारिफ करा दी गई है, कैसे इस ऐप को लोड करना है और कौन से सेलियंट फीचर्स हैं, तो आज हमें बताएंगी फरवा जमील जो कि इंचार्ज हैं इस ऐप की और हमारे शो में आज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फरवा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं फरवा? अल्हम्दुलिल्लाह। फरवा, पंजाब सेफ सिटी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। ऑफिस तो मैंने विज़िट किया है और पता लगता है कि पंजाब जो है अब बाकायदा तौर पे बिल्कुल सेफ होने जा रहा है और इस ऐप के ज़रिए जो है आप लोगों ने नौजवान नस्ल को टारगेट किया है। इस ऐप के और कौन से सेलियंट फीचर्स हैं? अच्छा जी, सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की यूथ इनिशिएटिव के तहत पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने PSCA नेक्स्ट इन सेफ्टी ऐप मुतारिफ कराई। इसका मकसद बेसिकली हमारी यूथ, हमारी जो जेनजी है, हमारी यंगर जनरेशन है, उनको एक ऐसा सेफ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना था कि वो जिस भी इमरजेंसी सिचुएशन में हैं वहाँ पर फौरी और एक स्मार्ट तरीके से मदद हासिल कर सकें। इस ऐप में बहुत सारे फीचर्स मौजूद हैं। आप इस ऐप को प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों जगह से डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद आप इसे इंस्टॉल करेंगे। आपकी बेसिक सी इंफॉर्मेशन वो आपसे पूछेगा, आपका नाम क्या है, आप किस एज ग्रुप में फॉल करते हैं। जब आप वो सेव कर लेते हैं उसके बाद एक मेन उसका फ्रंट पेज आ जाता है और मेन होम पेज पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आप व्हाट्सएप की तरह हमसे लाइव चैट कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं और इवन कि आप अपने कैमरा को हमारे साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा जी बिल्कुल, ये एक बड़ा ज़बरदस्त फीचर है। बच्चियाँ अक्सर बस स्टैंड पे वेट कर रही होती हैं किसी पब्लिक बस के लिए या कोई व्हीकल वगैरह, अगर उन्होंने कोई बाहर से ऑटो पकड़ना है तो अक्सर ऐसी किसी पब्लिक स्पॉट पे खड़े हुए उनको हरासमेंट का सामना करना पड़ सकता है। कोई शख्स उन्हें फॉलो कर रहा हो तो इस सिचुएशन में वो अपने कैमरा को हमारी सेफ सिटी के साथ कनेक्ट कर सकती हैं। हम उस सारी सिचुएशन का जायज़ा लेके उन्हें फौरी बर वक्त पुलिस मदद भेज सकते हैं। और इस ऐप में 2 इस तरह के फीचर्स मुतारिफ करवाए गए हैं जो आज से पहले कभी किसी ऐप में नहीं करवाए गए। एक एनोनिमस चैट का फीचर है और एक सीख साइकोलॉजिकल हेल्प का फीचर। आपका नाम जो है वो बेशक ना आपकी आइडेंटिटी ना भी नजर आए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। एनोनिमस चैट में आप अपनी आइडेंटिटी को हाइड करते हुए, मतलब बिना रिवील किए, बिना अपनी शनाख्त को जाहिर किए हमसे किसी भी सिचुएशन के बारे में बात कर सकते हैं। कोई भी मदद आप उस फीचर के थ्रू हमसे ले सकते हैं। और हमारे पास अब सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं जो 24 घंटे वहाँ पर आपका कोई भी, अगर आप शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हैं तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि जहाँ विमेन हैं वो किसी काम से बाहर जा रही हैं, आपको पता है कि वर्क की वजह से वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करती हैं, तो अगर कोई उनको मसला आता है तो वो डायरेक्ट कैमरा जो है वो ऑन कर सकती हैं और आपको वहाँ से इंटीमेशन मिल जाएगी और ये पता लग जाएगा वो किस जगह पे खड़ी हुई है, तो वहाँ आप फौरन जो है किसी फोर्स को या किसी हेल्प को आप भेज सकती हैं। व्हाट इफ़ अगर घर में कोई मसला है, कोई खातून जो है हरास हो रही हैं, हरासमेंट का शिकार हैं, किसी जगह बंद कर दी गई हैं, उनके साथ भी यही सारे फीचर्स जो हैं वो काम करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। ऐप आपने डाउनलोड करनी है, आपने अपनी लोकेशन शेयरिंग का ऑप्शन ऑन रखना है। बिल्कुल, अगर आपको नहीं भी पता कि आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, किसी अनजान जगह पर हैं, या अगर आप घर में भी कैद हैं और अगर आप हरासमेंट का सामना कर रही हैं तो उस ऐप के थ्रू आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर, आपकी डिटेल्स, सिर्फ हमारे पास तमाम डिटेल्स आ जाएंगी। आपने सिर्फ अपना इशू हमें बताना है और थोड़ी सी हिम्मत का मुजाहरा करना है, मदद आपके दरवाजे तक पहुंच जाएगी। बहुत अच्छी बात है। तो बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है सीएम साहिबा का, मरीम नवाज साहिबा ने यूथ के ऊपर बहुत काम करी है। और यूथ जो है आजकल, वैसे ही हम लोग बात करें जेनजी के हवाले से, इमोशनली अनस्टेबल है। हमने देखा है कि छोटी छोटी बात पे जो है उनके जज्बात ज़्यादा मजरूह हो जाते हैं। मेंटल हेल्थ के हवाले से मुझे बताएं कि मेंटल हेल्थ फीचर क्यों रखा है? साइकाइट्रिस्ट ऑनलाइन होगी हमारे साथ? बिल्कुल ऐसे ही है मैडम। पंजाब 15 पे तमाम जितने भी इजला हैं पंजाब भर के, वहाँ की तमाम कॉल्स आ रही हैं। अब तो हम लोगों ने 15 को आलमी म्यार के मुताबिक अपग्रेड कर दिया है। अब आप 15 पे कॉल करेंगे तो
आपका एक पूरा IVR चलेगा कि अगर आपको इमरजेंसी सर्विसेज चाहिए तो आप 1 प्रेस करें, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन के साथ कनेक्ट होना है तो 2 प्रेस करें, वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी के साथ कनेक्ट होना है तो 3 प्रेस करें। तो हमारे पास बेसिकली तमाम डेटाबेस मौजूद है। उस डेटाबेस के ऊपर जब हम लोगों ने एनालिसिस परफॉर्म किया तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि हमारी जो यूथ है वो आजकल किस तरह के ज़हनी मसाइल का शिकार हैं। हमें IVR 7 पे जब आप क्लिक करते हैं, IVR 7 को जब आप प्रेस करते हैं तो वहाँ वो हमारी सुसाइड हेल्पलाइन है। अगर आप शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हैं तो आप वहाँ पर भी हमें कॉल कर सकते हैं। तो स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक हमें ये इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि यूथ को सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस हेल्प से ज़्यादा ज़हनी साइकोलॉजिकल हेल्प चाहिए, साइकोलॉजिकल हेल्प की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बच्चे इस तरह के ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं। अगर हम वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी की केसेस को उनका एक जायज़ा लें तो वहाँ पर हमें ऑफ एंड ऑन इस तरह केसेस रिसीव हुए थे जिसमें हम लोगों ने इस चीज़ को एनालाइज किया। चाह रही हूँ आपसे बिकॉज आप सेफ सिटी में हैं और किस तरीके के चैलेंजेस और जो वाक़यात आप मुझे बता जा रही हैं, किस तरह के वाक़यात जो है आप लोगों को रिपोर्ट हुए हैं? हमारे पास 24/7 सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट मौजूद रहते हैं। हमें बहुत सारी क्यूरीज़ वहाँ पर रिसीव होती हैं। अगर हम एक सबसे छोटी सी कोई भी क्यूरी ले लें, कोई भी छोटा सा केस ले लें तो वो ये है कि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और मैं शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हूँ, मेरे मार्क्स अच्छे ना आए तो क्या होगा, अगर मैंने सब्जेक्ट फेल कर लिया तो क्या होगा। तो ये सुनने में तो हमें बड़ी छोटी सी चीज़ लगती है लेकिन ये जो है किसी के लिए बड़ा शदीद ज़हनी दबाव, कॉलेज मार्क्स की वजह से या स्कूल में मार्क्स की वजह से लोग कॉल करते हैं। बच्चे इस वजह से भी परेशान रहते हैं। अक्सर लोगों को स्लीप हाइजीन के इश्यूज रहते हैं कि जिस तरह मुझसे मैनेज नहीं हो रही अपनी रूटीन लाइफ कि मैं काम करूं या मैं सो जाऊं, मैं अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कितना टाइम दूं। तो ये वो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, अगर हम उनको उसी लेवल पे मैनेज कर लेंगे तो वो कल को एस्केलेट नहीं होंगे, कोई बड़ा इशू नहीं बनेगा। क्योंकि हम लोगों ने इस तरह के केसेस देखे हैं जहाँ पे बच्चों ने मार्क्स कम आने की वजह से सुसाइड कमिट की है और बहुत सारे छोटे छोटे, अगर वो कोई स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बुलिंग फेस कर रहे हैं तो उसकी बुनियाद पे उन्होंने सुसाइड कमिट की है। तो ये मुझे लगता है कि अब इन चीज़ों को हमें मज़ीद इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसलिए पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने ये इनिशिएटिव लिया और साइकोलॉजिकल हेल्प। फरवा, इन्हीं सेंसिटिव इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं और आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब वालिदैन जो है बिल्कुल परेशान ना हो क्योंकि पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी लेकर आया है नेक्स्ट जेन सेफ ऐप। आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके थ्रू आप अपने बच्चों की लोकेशन के बारे में भी मालूम कर सकते हैं। आपको पता है अक्सर बच्चे जो है बताए बगैर घर से निकल जाते हैं, ख़ासतौर पर अगर बेटों की बात करें तो गाड़ी लेके चले जाते हैं और बताते भी नहीं है कहाँ है, मैं आ रहा हूँ। अक्सर मोबाइल ऑफ हो जाता है, वालिदैन परेशान होते हैं, एक दोस्त को फ़ोन करते हैं उसको नहीं पता होता, दूसरे को फ़ोन करते हैं उसको नहीं पता होता। मगर इस ऐप के थ्रू अब आप जान सकते हैं कि आपका बच्चा कहाँ है, किस एनवायरनमेंट में है, जहाँ वो बैठा हुआ है वो सेफ है नहीं है। तो फरवा, आप मेरी बेहतर रहनुमाई फरमा सकती हैं क्योंकि आप इस ऐप को देख रही हैं। जी अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है। आज से पहले ये भी किसी ऐप में हम लोगों ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था। फैमिली सर्कल अब आप ऐड कर सकते हैं कि लेट से मैंने अपने मोबाइल में नेक्स्ट जेन सेफ्टी ऐप डाउनलोड कर ली, मैंने अपनी सिस्टर को या अपने पेरेंट में से किसी को या अगर मैं किसी फ्रेंड को भी करना चाह रही हूँ उसके अंदर ऐड, उसके मोबाइल में भी वो ऐप होना चाहिए और लोकेशन शेयरिंग ऑन होनी चाहिए। ठीक है। मैं यहाँ से अगर किसी को, लेट से अगर मैं आपको ऐड करती हूँ, आपकी इन्फॉर्मेशन मैं उसके अंदर डालती हूँ कि ये आपका नाम है और ये आपका मोबाइल नंबर है, आपके नंबर पे एक OTP आएगा। वो OTP आपने मुझे बताना है। जैसे ही मैं वो OTP ऐड करूँगी तो साथ ही आप मेरे साथ फैमिली सर्कल में ऐड हो जाएंगे। अब लोकेशन शेयरिंग क्योंकि दोनों तरफ से ऑन है तो फिर मैं चेक कर सकती हूँ कि आपकी करंट लोकेशन क्या है। ठीक है, पहले ऐड करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है और ये बड़ा यूजफुल फीचर है। ये सिर्फ बच्चे ही नहीं यूज़ कर सकते, पेरेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट पेरेंट्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। बच्चे अक्सर यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, लेट हो जाते हैं या किसी वजह से पेरेंट को इन्फॉर्म नहीं करते हैं या बच्चियां जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आ जा रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उस लोकेशन शेयरिंग फीचर की वजह से, उस फैमिली सर्कल की वजह से आप देख सकते हैं कि आपके फैमिली मेम्बर की करंट लोकेशन क्या है। अच्छा, अभी तक मुझे बताएं कितने लोग ये ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं या कर चुके हैं?
अच्छा, ये सिर्फ एक माह के दौरानिए में, तकरीबन 1-1.5 माह के दौरानिए में हमारी बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स हुई। अल्हम्दुलिल्लाह 7,000 प्लस डाउनलोड्स हो चुकी हैं। अच्छा, 7। और इतने ज़्यादा एक्टिव यूज़र हैं, हर वक्त हमें चैट रिसीव हो रही होती हैं और तकरीबन 3,000 प्लस चैट्स अभी तक हमें रिसीव हो चुकी हैं, जिसमें हमने लोगों को हेल्प की है, हेल्प प्रोवाइड की। ठीक है, साइकोलॉजिकल इश्यूज पे हम बात कर रहे थे। आपको पता है कि हम एक छोटा सा भी एक सेक्शन रखते हैं साइकोलॉजी के हवाले से, कोई डॉक्टर आता है तो हमें बहुत न्यूमरस कॉल्स आती हैं, डिफरेंट लोग केसेस बता रहे होते हैं, घर के हालात, घर के मसाइल। आपको क्या लगता है इस वक्त, क्या साइकोलॉजिकल केसेस जो हैं या मेंटल हेल्थ इशू सबसे ज़्यादा इस वक्त हो रहे हैं? मुझे लगता है कि ये चीज़ हमेशा से थी, लेकिन अब रियलाइज़ करना शुरू कर दिया हम लोगों ने, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया। अब हम जानते हैं कि अगर कुछ गलत है तो हमने किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी है। और अब जैसे जैसे आगे हम जिंदगी में बढ़ते जा रहे हैं, मॉडर्न होता जा रहा है, दो आगाही उस हिसाब से आती जा रही है, तो कह सकते हैं कि हाँ बढ़ भी रही है। जाहिर है सोशल मीडिया का दौर है, आप हर वक्त अपनी लाइफ को कॉन्स्टेंटली कंपेयर कर रहे हैं दूसरे के साथ, तो एंजाइटी इश्यूज तो आएंगे। और ऊपर से इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है आपका, सिर्फ पहले तो स्कूल और कॉलेज की बुनियाद पे था, अब तो आपकी डे टू डे लाइफ में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया कि उसके पास वो गाड़ी है तो मेरे पास वो क्यों नहीं है, उसके पास वैसा घर है तो मेरे पास क्यों नहीं है। तो जब आप इस तरह की स्टेट में हमेशा रहते हैं तो ऑब्वियसली आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज ज़्यादा बढ़ते हैं। और पंजाब सेफ सिटी ने तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, मैं कहती हूँ, फीचर इंट्रोड्यूस करवा दिए कि अगर आपने किसी प्रोफेशनल से हेल्प लेनी है, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको एक लंबी कतार में लगना पड़ता है, और अगर आप प्राइवेटली किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते हैं तो आपको एक काफ़ी भारी फ़ी अदा करनी पड़ती है। यहाँ पर साइकोलॉजिकल हेल्प बिल्कुल फ्री है, 24/7 अवेलेबल है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अब आपको डॉक्टर नहीं बताएगा कि आपका 10 मिनट का सेशन है, 15 मिनट का है, आधे घंटे का है। आपसे साइकोलॉजिस्ट तब तक बात करेगा जब तक आप खुद बेहतर महसूस नहीं कर लेते। वेरी गुड और वेरी नाइस कि ये ऐप जो है वो अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बिल्कुल। ऑब्वियसली लोग आपको मैसेजेस भी कर रहे होंगे और आपसे हेल्प भी सीक आउट करते होंगे। ये मुझे बताइएगा कि फरवा, छोटे बच्चे जो हैं, जो कि बिल्कुल टीनेजर्स हैं, उनके हवाले से आपको क्या लगता है कि जैसे आपने बताया कि मार्क्स कम आए हैं तो वो भी हेल्प कर आपसे उन्होंने पूछा कि जी मार्क्स कम आए हैं लेकिन हम क्या करें, तो आप लोग कैसी एडवाइजेस जो है वो जनरेट करते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो अब ऐप्स बहुत ज़्यादा आ गई हैं। प्ले स्टोर पे जाएं तो आपको 100 तरह की, इनफैक्ट लाखों तरह की ऐप्स मिल जाती हैं। सोशल मीडिया का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हर बच्चे का फेसबुक पे अकाउंट है, इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, स्नैपचैट पे अकाउंट है, व्हाट्सएप तो है ही है। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम सोशली ओवर द नेटवर्क इंगेज हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, वहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न हमारा सबसे बड़ा एक इशू है। बच्चे अकाउंट्स तो बना लेते हैं लेकिन अपनी प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखते हैं। उन्हें स्नैपचैट पे स्नैप सेंड करनी है और हर एक को ये बताना है कि इस वक्त वो क्या कर रहे हैं, इस वक्त वो कहाँ पे खड़े हैं, इस वक्त उनका मूड कैसा है। तो आपका जो इन्फॉर्मेशन जो आप अपनी सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं वो बहुत एक वल्नरेबल पोजीशन पे आ जाती है। आप अपनी तरफ से एक पिक्चर अपलोड कर रहे हैं और बता रहे हैं दूसरे को कि आप क्या एक्टिविटी परफॉर्म करें। दूसरे एंड पे वो एक डेटा है जिसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो यूज़ किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। यूथ को चाहिए कि अगर ऐप ज़रूर यूज़ करें लेकिन अपनी सिक्योरिटी का ख्याल भी करें, क्योंकि अगर आप अपनी सिक्योरिटी का ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई उसे ब्रीच करेगा और फिर वहाँ से बहुत ज़्यादा मसले में खासतौर पर ख़वातीन के हवाले से वो सबसे ज़्यादा हरास होती हैं अपने डेटा के ऊपर, और काफ़ी डेटा लीक हो जाते हैं। और जब डेटा लीक होता है तो उसके बाद वो फिर साइबर क्राइम की तरफ जाती हैं और मसाइल का शिकार होती हैं। के नाम पे आप अपना डाटा शेयर करते हैं। जॉब स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहा है और हमें लगता था कि शायद ये मसाइल सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के साथ होते हैं, लेकिन अब केसेस देख के हमें पता चल रहा है कि लड़कों के साथ भी हो जाते होते हैं। थैंक यू सो मच फरवा, और आपका जो काम है वाकई बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इस तरीके के जो इनिशिएटिव्स हैं वो यूथ के लिए बहुत एसेंशियल हैं और बहुत ज़रूरी हैं। तो व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे सोशल पेजेस पे जाएं नियो पाकिस्तान के और जाके कंटेंट देख सकते हैं। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।